नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसे कुछ लोग जीनियस मानते हैं और कुछ लोग खतरनाक। रॉबर्ट ग्रीन की द 48 लॉज ऑफ पावर। हाँ, सुना तो सबने होगा इसके बारे में। आज हमारा मिशन है ये समझना कि शक्ति का ये खेल आखिर खेला कैसे जाता है। जी। हमारे पास इस किताब का एक बेहतरीन हिंदी सारांश है और हम उसी के जरिए इसके सबसे चौंकाने वाले नियमों की गहराई में उतरेंगे। और ये बात भी है कि किताब विवादास्पद है। हाँ, बहुत, क्योंकि ये ऐसे नियम सिखाती है जो कई लोगों को अनैतिक लग सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए इसे शुरू करने से पहले एक बात साफ करना जरूरी है। देखिए, यह किताब कोई नैतिक गाइड नहीं है। सही। ये शक्ति की माकियावेली वाली व्याख्या है। ये बताती है कि दुनिया कैसे चलती है, न कि कैसे चलनी चाहिए। अच्छा। ये नियम अच्छे या बुरे नहीं हैं, ये बस औजार हैं। जैसे एक चाकू, उससे आप सब्जी भी काट सकते हैं और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सही बात। ग्रीन ने इतिहास से उन पैटर्न्स को निकाला है जिनका इस्तेमाल शक्तिशाली लोग हमेशा से करते आए हैं, चाहे वो राजा महाराजा हों या आज के सीईओस। बिल्कुल, बहुत सही पॉइंट है। तो चलिए इन्हीं औजारों को एक एक करके परखते हैं। सबसे पहली बात जो सामने आती है वो ये है कि शक्ति का खेल अक्सर बाहर से शुरू होता है। मतलब लोग आपको कैसे देखते हैं, आपकी छवि क्या है। हाँ, नियम 5 कहता है, सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विद योर लाइफ। यानी आपकी इज्जत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे अपनी जान की तरह बचाइए। और इसी से जुड़ा है नियम 6, कॉट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। हर कीमत पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचें। हाँ, सिर्फ अच्छी इज्जत होना काफी नहीं है। अगर कोई आपको नोटिस ही ना करे तो उस इज्जत का क्या फायदा। भीड़ में गुम हो जाना शक्तिहीनता की निशानी है। और किताब का तर्क है कि बदनाम होना भी गुमनाम होने से बेहतर है। ये दोनों नियम मिलकर तो आज की पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल, आपकी प्रतिष्ठा आपकी नींव है और ध्यान आकर्षित करना उसकी मार्केटिंग। सही। और ये आज के इन्फ्लुएंसर कल्चर में तो साफ दिखता है। कई बार कंटेंट से ज्यादा विवाद या रहस्य मायने रखता है ताकि लोग आपकी प्रोफाइल पर क्लिक करें। ग्रीन इसे सदियों पहले लिख रहे थे, लेकिन ये आज के इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हूबहू लागू होता है। और इसी में नियम 34 भी जुड़ जाता है। एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। आप जैसा व्यवहार करते हैं दुनिया आपको वैसे ही देखती है। हाँ, अगर आप खुद को महत्व देंगे, आत्मविश्वास दिखाएंगे, तो लोग भी आपको गंभीरता से लेंगे। अगर आप सहमे हुए रहेंगे तो लोग आपको नजरअंदाज कर देंगे। बिल्कुल। और शायद यही आत्मविश्वास आपको उन मुश्किल नियमों को अपनाने की हिम्मत देता है जो सीधे तौर पर दूसरों के साथ व्यवहार से जुड़े हैं। यहीं पर यह किताब बहुत विवादास्पद हो जाती है। हाँ, जैसे नियम 2 को ही लीजिए, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। दोस्तों पर भरोसा मत करो, दुश्मनों के इस्तेमाल करना सीखो। ये सुनने में ही कितना अजीब और नेगेटिव लगता है। हाँ, ये पहली बार में चौंकाता है, लेकिन इसके पीछे एक ठंडी तार्किक सोच है। अच्छा। ग्रीन का तर्क है कि दोस्त आसानी से ईर्ष्या का शिकार हो जाते हैं। उनकी दोस्ती में भावनाएं होती हैं जो धोखा देने का कारण बन सकती हैं। इसके उलट अगर आप किसी पुराने दुश्मन को अपनी टीम में लाते हैं तो उसके पास खुद को साबित करने के लिए बहुत कुछ होता है। वो वफादारी दिखाने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। हाँ, क्योंकि उसे आपसे माफी या सम्मान कमाना है। मतलब भावनाओं को समीकरण से पूरी तरह बाहर निकाल देना। जी। और इसी सोच को आगे बढ़ाता है नियम 3, कंसील योर इंटेंशंस। अपने इरादे किसी को पता ना चलने दें। लोगों को अंधेरे में रखें, उन्हें एक दिशा में भेजें जबकि आपका असली लक्ष्य कहीं और हो। और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है नियम 4 का इस्तेमाल करना। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। जरूरत से कम बोलें। जब आप कम बोलते हैं तो आप रहस्यमयी और शक्तिशाली लगते हैं। लोग आपके शब्दों का मतलब निकालने की कोशिश करते रहते हैं। और ज्यादा बोलने से अक्सर कोई ना कोई ऐसी बात मुंह से निकल जाती है जो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। आप जितना ज्यादा बोलते हैं उतने ही साधारण लगते हैं। लेकिन एक मिनट, ये बात की जरूरत से ज्यादा कभी ना बोलें। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर आज के दौर में जहां कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी को इतनी अहमियत दी जाती है, क्या ये नियम उल्टा नहीं पड़ सकता? क्या चुप रहने को लोग अयोग्य या घमंडी नहीं समझ सकते? बहुत अच्छा सवाल है, और यही इन नियमों की सीमा है। अच्छा। इन्हें शब्दशः लागू नहीं किया जा सकता। यहाँ कम बोलने का मतलब गूंगा बनकर बैठना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपने शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करना, उतनी ही जानकारी देना जितनी जरूरी हो। और अपने असली प्लान को हमेशा पर्दे के पीछे रखना। सही। यह नियंत्रण के बारे में है। जानकारी पर नियंत्रण, लोगों की धारणा पर नियंत्रण। और इसी नियंत्रण का एक बहुत ही क्रूर रूप नियम 7 में दिखता है। हाँ,
गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ये तो सीधा सीधा शोषण लगता है कि दूसरों की मेहनत, उनके आइडिया का इस्तेमाल करो और सारा क्रेडिट खुद ले लो। जी। लेकिन क्या इससे टीम का मनोबल नहीं गिरेगा? लंबे समय में तो ये एक बहुत खराब लीडरशिप रणनीति लगती है। बिल्कुल, लंबे समय में ये विनाशकारी हो सकता है। लेकिन किताब का नजरिया नैतिकता का नहीं बल्कि तात्कालिक शक्ति का है। उसका तर्क है कि शक्तिशाली लोग समय और ऊर्जा बचाने के लिए दूसरों के टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। हाँ, जहाँ महान वैज्ञानिकों या कलाकारों के सहायकों ने ज्यादातर काम किया, लेकिन नाम हमेशा उनके बॉस का हुआ। ठीक वही, ये किताब बस उस सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के सामने रख रही है। ठीक है, तो ये बाहरी दुनिया से निपटने के तरीके हुए। पर जो बात मुझे और भी दिलचस्प लगी वो ये है कि ये नियम सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं है। सही। Avoid the unhappy and unlucky। दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। हाँ, इसे हम भावनात्मक स्वच्छता कह सकते हैं। भावनात्मक स्वच्छता, वाह। किताब का तर्क है कि भावनाएं और मनोदशाएं संक्रामक होती हैं। अगर आप हमेशा शिकायत करने वाले दुखी लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी निराशा और नकारात्मकता आप पर भी हावी हो जाएगी। और वहीं अगर आप सफल, ऊर्जावान लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी ऊर्जा आपको भी आगे बढ़ने में मदद करेगी। ये अपने मानसिक माहौल को नियंत्रित करने के बारे में है। और इसी मानसिक अनुशासन का अगला स्तर है नियम 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके हर संभावित परिणाम और अंत के बारे में सोच लें। ये मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगा। हम अक्सर जोश में काम शुरू कर देते हैं, लेकिन आगे आने वाली मुश्किलों के लिए तैयार नहीं होते। सही कहा, जब आप अंत तक की योजना बनाते हैं तो आप भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेते। ये आपको शांत और नियंत्रण में रखता है। और यहीं पर नियम 35 की भूमिका आती है, मास्टर द आर्ट ऑफ टाइमिंग। सही। जल्दबाजी करना हमेशा कमजोरी की निशानी होती है। ये दिखाता है कि आप स्थिति के दबाव में हैं। ये शतरंज के खेल जैसा है। आप तब तक इंतजार करते हैं जब तक आपका विरोधी कोई गलती ना कर दे, और फिर सही मौके पर आप अपनी चाल चलते हैं। बिल्कुल। धैर्य एक हथियार है। और शायद इन सभी मानसिक रणनीतियों का शिखर है अंतिम नियम, नियम 48। अज्यूम फॉर्मलेसनेस। कोई एक रूप या पैटर्न मत अपनाइए, पानी की तरह बनिए। पानी को किसी भी बर्तन में डालो, वो उसी का आकार ले लेता है। उसे कोई रोक नहीं सकता। मतलब अनप्रिडिक्टेबल बनो। अगर आपके दुश्मनों को पता ही नहीं होगा कि आपका अगला कदम क्या है, तो वो आप पर हमला कैसे करेंगे? ठीक यही बात। जो इंसान किसी भी स्थिति में ढल सकता है और जिसके पास कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, उसे हराना लगभग नामुमकिन है। ये आपको रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरीकों से मजबूत बनाता है। जी, ये एक तरह का दार्शनिक नियम है जो कहता है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहो। अब आते हैं कुछ ऐसे नियमों पर जो सीधे तौर पर टकराव और प्रभुत्व की बात करते हैं, और ये वो हिस्से हैं जहां ये किताब सच में बहुत निर्मम लगती है। नियम 15 है, क्रश योर एनिमी टोटली। दुश्मन को पूरी तरह कुचल दो। हाँ, इस नियम में कोई नरमी नहीं है। इसका तर्क साफ है। अगर आप किसी दुश्मन को आधा अधूरा छोड़ देते हैं तो वो राख से उठकर वापस आएगा और बदला लेगा। एक छोटा सा अंगारा भी पूरे जंगल में आग लगा सकता है। सही कहा। इसलिए जब आप जीत रहे हो तो सुनिश्चित करें कि दुश्मन दोबारा सिर उठाने के काबिल ना रहे। ये शक्ति को एक जीरो सम गेम के तौर पर देखता है। बिल्कुल, जहां एक की जीत का मतलब दूसरे की पूरी हार है। ये आज के विन विन वाली सोच से कितना अलग है। बहुत अलग, जहां हम सहयोग और साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात करते हैं। और इसी निर्ममता का एक और उदाहरण है नियम 12। यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। कभी कभी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल अपने शिकार को निहत्था करने के लिए करो। ये मनोविज्ञान का एक बहुत चालाक इस्तेमाल है। एक अचानक किया गया ईमानदारी का काम या एक उदार तोहफा लोगों की रक्षा की दीवार को गिरा देता है। वो आप पर भरोसा करने लगते हैं और ठीक उसी पल वो आपकी चाल के प्रति सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। एक ईमानदार काम आपके 100 बेईमान कामों पर पर्दा डाल सकता है। हाँ, ये धारणा को अपने हक में मोड़ने की कला है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि ये किताब लोगों को एक दूसरे पर भरोसा ना करने और हमेशा चौकन्ना रहने की सलाह दे रही है। एक तरह से हाँ, ये दुनिया को एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी जगह के रूप में देखती है। और इसी से जुड़ा है नियम 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अदर्स। अच्छा लगता है, लेकिन ये आपके लिए दुश्मन पैदा करता है। लेकिन अगर आप लोगों के दिलों और दिमाग पर काम करते हैं, उनकी इच्छाओं, उनकी असुरक्षाओं, उनके स्वार्थ को समझते हैं, तो वे खुशी खुशी आपका अनुसरण करेंगे।
और ये बल प्रयोग से कहीं ज्यादा स्थायी शक्ति है। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को देखें तो ये किताब शक्ति को कई अलग-अलग स्तरों पर देखती है। जी। अपनी बाहरी छवि बनाने से लेकर दूसरों से चालाकी से निपटने, अपनी मानसिकता को मजबूत करने और जरूरत पड़ने पर क्रूर होने तक। जो बातें बार बार सामने आईं, वो हैं अपनी प्रतिष्ठा को बचाओ, अपने इरादे छुपाओ, भावनाओं पर काबू रखो और हमेशा दूर की सोचो। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये नियम मानव स्वभाव के उन अंधेरे कोनों को उजागर करते हैं जिन्हें हम मानना नहीं चाहते, जैसे ईर्ष्या, लालच, असुरक्षा, महत्वाकांक्षा। ये किताब शक्ति की वो भाषा सिखाती है जो सदियों से सत्ता के गलियारों में बोली जाती रही है। सही। इसका असली मूल्य शायद इन नियमों को आंख बंद करके अपनाने में नहीं है, बल्कि इन्हें समझने में है, ताकि आप ये पहचान सकें कि कब कोई आपके खिलाफ इनका इस्तेमाल कर रहा है और आप अपना बचाव कर सके। बिल्कुल सही। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। शक्ति के ये नियम ज्यादातर गोपनीयता, चालाकी और अप्रत्यक्ष नियंत्रण पर आधारित है। आज की दुनिया में जहां हम पारदर्शिता, प्रामाणिकता और सहयोग की इतनी बात करते हैं, क्या ये पुराने नियम बेकार हो गए हैं? या ये बस अपना रूप बदलकर आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, बस ज्यादा सूक्ष्म तरीके से काम कर रहे हैं? ये सवाल हम सोचने के लिए छोड़ते हैं।